नमस्कार छात्रों, मैं आपका अध्यापक मित्र सागर झगड़े। आज हम हिंदी विषय में व्याकरण की जानकारी लेंगे। अब व्याकरण के अंतर्गत संज्ञा इस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। तो चलो जान लेते हैं संज्ञा के बारे में। तो चलो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं संज्ञा से। अब संज्ञा किसे कहा जाएगा? तो संज्ञा की जो व्याख्या है उसके बारे में जान लेते हैं। देखो, संज्ञा जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव आदि के नाम का ज्ञान होता है उसे संज्ञा कहते हैं। अथवा सरल भाषा में हम ऐसा भी कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार का नाम उसे संज्ञा कहा जाता है। अब यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं, जैसे देखो, भारत, गाय, गोवा, उपहार आदि। देखो, अब संज्ञा के कुछ भेद भी है। कुल मिलाकर यहाँ पर 5 भेद संज्ञा के होते हैं। अब इनमें पहला जो यहाँ पर भेद है, इसे हम प्रकार भी कह सकते हैं, वह है व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी विशेष प्राणी, स्थान या वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे लक्ष्मी, दिल्ली, मुंबई, उमा, विवेकानंद आदि। अब आप सोचेंगे कि क्या केवल इतने ही नाम आते हैं क्या? तो नहीं, जितने सारे व्यक्तियों के नाम हैं, किसी स्थान का नाम है अथवा किसी वस्तु का भी नाम है, वह भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। जैसे पुणे, मुंबई, ये हो गए स्थान। व्यक्तियों के नाम तो हमने पहले देख लिए। अब जो दूसरा प्रकार है वह है जातिवाचक संज्ञा। तो अब जातिवाचक संज्ञा की जानकारी लेते हैं। सबसे पहले उसकी परिभाषा, कि जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी, स्थान या वस्तु की पूरी जाति का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देश, हार, भिक्षु, साथी, नदी, पुस्तक आदि। अब इसमें देखो, व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या आता है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में ऐसे शब्द आएंगे जो किसी विशेष वस्तु का, स्थान का नाम हो। और जातिवाचक संज्ञा में कौन से शब्द आएंगे? कि यहाँ पर जो शब्द पूर्ण यानी पूरी जाति का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। मान लो हमने महात्मा गांधी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, मुंबई, पुणे, गंगा, यमुना ऐसे नाम लिए, तो वो क्या होंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और अगर ऐसा कहा महान व्यक्ति, नदी, पर्वत, देश, तो वो क्या हुए? पूरी जाति का बोध कराने वाले शब्द, मतलब जातिवाचक संज्ञा। अब देखो तीसरा प्रकार, भाववाचक संज्ञा। किसी भाव, गुण, अवस्था या दशा का बोध कराने वाले शब्द को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे महंगाई, दया, अभिमान, साहस, बचपन, अच्छाई, बुराई आदि। अब इसका मतलब जितने सारे हम भाव प्रकट करने के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा में लिया जाता है। अब अगला प्रकार है द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी धातु, द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे घी, तेल, दूध, पानी, सोना, गेहूँ, चारा आदि। अब उसी के साथ साथ इसका हम वर्गीकरण भी कर सकते हैं। मतलब अब देखो, खाद्य पदार्थ है, जितने सारे पदार्थ हम खाते हैं तो वो सभी आ जाते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा में। जैसे मसाला, डोसा, समोसा, कचौरी आदि। अब देखो, कुछ पदार्थ खनिज पदार्थ माने जाते हैं जो ज़मीन के अंदर से निकलते हैं। पेट्रोल, डीजल, ऐसे जो पदार्थ है वह भी द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं।
अब साथ ही साथ कई सारे गहने। अब धातुओं की बात करेंगे तो देखो, जिसमें सोना, चांदी, पीतल, तांबा, लोहा ऐसे शब्द। तो यह सब द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे। उसी के साथ साथ अनाज के नाम, गेहूँ, चावल, दाल वगैरह, यह भी द्रव्यवाचक संज्ञा में लिए जाते हैं। साथ ही साथ जो हीरे, मोती, माणिक, यह भी द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। उसी के साथ अन्य पदार्थों का या अन्य शब्दों का भी इसमें जो समावेश होता है वह है ईंट, मिट्टी, सीमेंट, लकड़ी, यह भी द्रव्यवाचक संज्ञा में लिया जाता है। अब जो पांचवा प्रकार है वह है समूहवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे झुंड, गुच्छा, दल, भीड़ आदि। देखो कि जैसे प्राणियों का झुंड, फूलों का गुच्छा, अथवा दल, यानी किसी भी खेल में हम जो दल बनाते हैं वो हो गया। तो ऐसे शब्द जो समूह के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अब इसी संज्ञा के भेद के आधार पर कुछ प्रश्न देख लेते हैं। देखो, निम्नलिखित संज्ञा शब्दों को पहचान कर उचित खानों में लिखिए। खानों में मतलब उस कॉलम में, नीचे वहाँ पर आप चार्ट देख रहे होंगे जिसमें यहाँ पर ये शब्द दिए हैं और उनके उत्तर नीचे फिर दिए हैं। देखो, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, ऐसे कुल 5 भेद देकर उन शब्दों को यहाँ पर उचित प्रकार से लिखा हुआ है कि व्यक्तिवाचक में कौन से शब्द आएंगे, जातिवाचक में कौन से आएंगे। अब यह आपको पढ़ना है और उसे दोहराना है। तो बच्चों, चलो व्याकरण के इस संज्ञा घटक में आज के लिए इतना ही। आज हम यहाँ पर रुकते हैं। अब अगला नया जो व्याकरण का घटक है वह लेकर फिर से हम मिलेंगे। धन्यवाद।